हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। दिस इज क्लास नंबर सेकंड जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं रिपीटेड पीवाईक्यूज ऑन हायर एजुकेशन। रिपीटेड पीवाईक्यूज का यहाँ पर ये मतलब है कि जो ऐसे क्वेश्चन जिन टॉपिक के ऊपर बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं उस तरह के पीवाईक्यूज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस तरह की पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करते हो तो गाइस बिलीव मी आपको आइडिया हो जाएगा कि टॉपिक कौन कौन से रिपीट होते हैं बार बार, और इस तरीके से आप और अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि क्लास नंबर फर्स्ट ऑलरेडी मैं ले चुका हूं जो थी हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर। रिसर्च एप्टीट्यूड वाली क्लास आप जरूर देखें बिकॉज उसमें भी मैंने कुछ इसी तरह के एमसीक्यूज डिस्कस करे हैं। चैनल पे विजिट करिए, चैनल पे आपको क्लास नंबर फर्स्ट दिख जाएगी, आपको रिसर्च एप्टीट्यूड ये वाली क्लास की बात कर रहा हूं मैं। चैनल पे विजिट करके भी आप इस क्लास को देख सकते हो। अदरवाइज मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप क्लास को जरूर देखें। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। दो वीडियो जो कि मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, एक तो फॉर्म फिलिंग वाली वीडियो, बिकॉज फॉर्म फिलिंग में काफी सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है कई बार। अदरवाइज अगर रिजेक्शन नहीं होता है तो फिर आपको एग्जाम सेंटर वाले दिन प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो और किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना हो। फॉर्म फिलिंग से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो चैनल पे आपको अवेलेबल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और एक क्वेरी काफी सारी क्वेरीज थी, बट एक क्वेरी जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर क्या हम दो सब्जेक्ट में एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा क्या एग्जाम सेंटर हमें वही मिल सकता है जो हम चाहते हैं, क्या हमारा मन चाहे एग्जाम सेंटर मिल सकता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इसका मैंने आंसर इस वाली वीडियो में किया हुआ है। आप चैनल पर विजिट करेंगे तो ये वाली वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा, मैं बार बार क्यों बताता हूँ, इन वीडियोस का रेफरेंस क्यों देता हूँ, बिकॉज ये आप लोगों के ही क्वेश्चन है। अब मैं एक ही वीडियो में इन सभी का आंसर करता रहूंगा तो सही बात नहीं है ना। तो मैंने आपको एक रेफरेंस दे दिया है कि आप इस वीडियो को जाके देख सकते हो ताकि आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। इसके अलावा आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक को पे हमें फॉलो कर सकते हो। इन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। कई बार मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपको अपडेट दे देता हूँ। कोई पीडीएफ शेयर करनी है, कोई नोटिस आपको देना है, नोटिस आपको शेयर करना है, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे देता रहता हूँ। इन सभी के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। बट इससे पहले हम क्लास स्टार्ट करें, मैं बता दूं कि हमने 2 मंथ का एग्जाम टारगेटेड क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया है। अभी भी 60 डेज बचे हैं। अगर आप अभी भी मेहनत करना चाहो तो भी इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। तो आप पेपर 1 हो गया, कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉल साइंस, अगर आप इन सब्जेक्ट में से बिलोंग करते हो तो आप 2 मंथ का एग्जाम टारगेटेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। हमने कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉल साइंस के भी 2 मंथ के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, प्लस हमने सभी के कॉम्बो कोर्स भी 2 मंथ में स्टार्ट किए हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप आईओएस यूजर है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। कॉम्बो कोर्स के केस में आपको मल्टीपल वैलिडिटी से आपको सिलेक्ट करना होगा 2 मंथ। जैसे आप 2 मंथ सिलेक्ट करेंगे आपका जो कोर्स है वो 2 मंथ वाली वैलिडिटी में शो हो जाएगा और उस अकॉर्डिंग आप आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। ओके, तो गाइस देखिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फॉर रिफॉर्मिंग द हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। अभी जो क्वेश्चन है सिर्फ इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में भी है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था, इस वजह से मैंने हिंदी वाली जो स्लाइड है वो मैंने नेक्स्ट पेज पे लगा दी थी। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हो, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तब तक मैं एक बार इंग्लिश में आपको गो थ्रू करवा देता हूँ। तो यहाँ पे बताना कि कौन सी रिकमेंडेशन है, की रिकमेंडेशन बतानी है एनईपी 2020 की। फर्स्ट है इंक्रीजिंग द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन बाय 50% बाय 2035, establishing a national research foundation to promote research and innovation, setting up a higher education commission to regulate higher education institution, making online education the primary mode of delivery for higher education। गाइस देखो, आप इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन ये गिवन है, इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि राइट आंसर क्या होगा 1 3 4 करके। अच्छा, चीज मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन एनईपी 2020 के ऊपर क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, जो कि इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस कराने का, प्रैक्टिस कराने का मतलब पर्पस आपको यही है कि आपको इस तरह के जो टॉपिक है इससे आपको अवेयर करवाया जाए और बताया जाए कि आपको ये टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, इस पे आप अच्छे से प्रिपेयर करें टॉपिक को। तो ऐसे देखिए, जो की रिकमेंडेशन है, जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना है हायर एजुकेशन, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें हायर एजुकेशन की, तो ये बाय 2035 तक 50% से इनको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, अब गाइस देखो, यहाँ पर हायर एजुकेशन का रेशियो अलग है और स्कूल का जो रेशियो है, सेकेंडरी स्कूल का, सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो रेशियो है वो अलग है। तो आप लोगों को अगर स्कूल का आइडिया तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि स्कूल के केस में कितने % से बढ़ाने का टारगेट किया गया है। हायर एजुकेशन का तो 50% है, स्कूल का बताओ, स्कूल में कितना बढ़ाने का प्लान किया गया है। कमेंट करो फटाफट से अगर आपको पता है आइडिया इस बारे में। पहली रिकमेंडेशन सही है, और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी बनाने का बोला गया था इसमें, तो ये भी सही है।
थर्ड एंड फोर्थ जो है इसको फॉलो नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 2025 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 50% तक बढ़ाना है। अब आप लोगों को मैंने बता दिया उच्च शिक्षा का, आप लोग मुझे बताओ कि स्कूल शिक्षा का कितना है, कितने % से बढ़ाने का टारगेट रखा गया है, तो फटाफट से कमेंट करके बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द रिकमेंडेशन दैट नो स्टूडेंट शुड बी अलाउड टू स्पेशलाइज इन टीचिंग अ सब्जेक्ट अनलेस ही हैड इट इन बीए और बीएससी वाज मेड बाय। अच्छा, एक रिकमेंडेशन बनाई गई थी कि अगर आपको टीचर बनना है तो ऐसे में आपको टीचिंग सब्जेक्ट को स्पेशलाइज आप नहीं बना सकते, नॉट टू बी अलाउड, नो स्टूडेंट शुड बी अलाउड, है ना, नहीं कर सकते जब तक कि आपने उसको बीए बीएससी में पढ़ा ना हो, अपने ग्रेजुएशन में उसको पढ़ा ना हो, तब तक आप उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकते, ये बोला गया है। तो ये कमेटी किसने, ये कौन सी कमेटी थी जिसने ऐसा रिकमेंडेशन दिया था? यशपाल कमेटी, नॉलेज कमीशन, एजुकेशन कमीशन या फिर एनआर सरकार कमेटी, है ना। किसी भी छात्र को किसी विषय को पढ़ाने में विशेषज्ञता हासिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि उसने बीए बीएससी यानी ग्रेजुएशन में उस विषय को पढ़ा ना हो। सिफारिश किसने की थी इस तरह की रिकमेंडेशन की? तो इसका राइट आंसर गाइस क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एजुकेशन कमीशन। अब इस क्वेश्चन कराने का पर्पज यही है कि मैं आपको बताऊं कि कमेटीज एंड कमीशन में बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो जितनी भी तरह की कमेटी कमीशन है आप उनको पढ़िए, समझिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एजुकेशन कमीशन, जो कि 1964 1966 में बना था। दिस रिकमेंडेशन वाज बेस्ड ऑन आइडिया दैट अ गुड टीचर should have a deep understanding of subject they are teaching and that this understanding can only be gained through in-depth study of subject in their undergraduate years। अब देखो, सुनना ध्यान से, समझना इस चीज को। 1964 में ऐसा बोला गया था कि जब तक आपने ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट को ना पढ़ा हो तब तक आप उसको नहीं पढ़ा सकते, ऐसा बोला गया था 1964 में। एजुकेशन कमीशन ने ऐसा बोला था, रिकमेंडेशन दी थी, जिसको अपनाया गया, बाद में गवर्नमेंट ने अपनाया। अब इस गवर्नमेंट ने क्या किया, जो अभी गवर्नमेंट चल रही है प्रेजेंटली, इन्होंने ये बोला है, दैट इज मतलब यूजीसी ने ये बोला है कि अगर आपने 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम किया, फॉर एग्जांपल कॉमर्स में किया आपने, अब अगर आपने यूजीसी नेट एग्जाम देना है पॉलिटिकल साइंस में, तो आप यूजीसी नेट एग्जाम दे सकते हो पॉल साइंस में, ऐसा अलाउ कर दिया है। अब अगर आपने 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम किया है तो पॉल साइंस में आप नेट दे सकते हो। अब ये पॉल साइंस जो है, इसी सब्जेक्ट में अगर आपने पास कर लिया नेट जेआरएफ, तो उस केस में आपको फिर पीएचडी करनी पड़ेगी इसी सब्जेक्ट में, यानी पॉल साइंस में करनी पड़ेगी। अब आपको कॉमर्स में पीएचडी नहीं करनी पड़ेगी, पॉल साइंस में आप पीएचडी करेंगे, उसके बाद आप टीचिंग कर सकते हो। अब आप खुद सोच के देखो, क्या पीएचडी में आपको इन डेप्थ पॉल साइंस पढ़ाई जाएगी? आंसर इज नो। आपने ग्रेजुएशन में ही उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हो जो आपने ग्रेजुएशन में चुना होता है ना। तो ये मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि जब आप टीचिंग करने जाओगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाओगे, तो मुझे नहीं लगता वो टीचर इतना अच्छे तरीके से पढ़ा पाएगा पॉलिटिकल साइंस। आप लोगों के क्या व्यूज हैं? ये जस्ट मेरे एक पर्सनल व्यूज हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके व्यूज अलग हो। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके क्या व्यूज है इस चीज के ऊपर। मुझे लगता है कि जो आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, उसी सब्जेक्ट में ही आपको टीचिंग करना अलाउ करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है पीएचडी के बेसिस पे आप उस सब्जेक्ट में टीचिंग अलाउ करनी चाहिए, क्योंकि पीएचडी में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट यानी पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर पीएचडी करी जाती है, जबकि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आप बहुत कुछ पढ़ते हो, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, अलग अलग सब्जेक्ट के बार बार एग्जाम आपको देने पड़ते हैं पास होने के लिए। बाकी आपके व्यूज आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। कुछ अदर रिकमेंडेशन भी हैं एजुकेशन कमीशन की, जिसको समझ लेते हैं हम लोग। इन्होंने कहा था कि एक्सपेंशन करना है हायर एजुकेशन को, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। इंट्रोडक्शन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग बेस्ड जो चीजें हैं वो हमें करनी चाहिए अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में। एम्फसाइज करना चाहिए साइंटिफिक रिसर्च को, डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए, इनोवेशन, प्रमोशन ऑफ अडल्ट एजुकेशन, इसके अलावा डिस्टेंस एजुकेशन को भी प्रमोट करने की बात कही गई है। इंप्रूवमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, जिससे ट्रेनिंग करवाई जा सके, हाई क्वालिटी टीचिंग और लर्निंग बनी रहे। तो इस तरह के रिकमेंडेशन इस कमेटी ने दिए थे उस टाइम पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। इसके अलावा देखो, इस क्वेश्चन में कुछ कमेटीज मेंशन थी इस कमीशन के अलावा, यशपाल कमेटी, नॉलेज कमेटी और एनआर कमीशन सरकार कमेटी। तो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार ब्रीफली। यशपाल कमेटी क्या थी? ए कमेटी फॉर्म्ड इन 2009 टू रिकमेंड रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन इन इंडिया विद अ फोकस ऑन करिकुलम डेवलपमेंट, पेडागोगी एंड गवर्नेंस। तो इन चीजों को फोकस करते हुए इस कमेटी को 2009 में बनाया गया था। ठीक है, पाठ्यक्रम विकास, शिक्षण शास्त्र और शासन पद। नॉलेज कमीशन कब बना? ये बना था 2005 में, टू सजेस्ट पॉलिसी मेजर्स फॉर इंप्रूविंग द नॉलेज सेक्टर इन इंडिया इंक्लूडिंग एजुकेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन। तो जो नॉलेज कमीशन 2005 में बना। एनआर सरकार कमेटी जो है वो 1991 में बनी थी, टू रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन इंडिया, रिकमेंड मेजर्स ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन। तो यूजीसी के काम को देखने के लिए, हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इस कमेटी को बनाया गया था। तो गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपके साथ डिस्कस करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अ सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इज इन द स्टेट। अब ये क्वेश्चन कराने का क्या पर्पज है, अगेन मैं अभी बताना चाहूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं बार बार एग्जाम में। या तो ये पूछ लेते हैं कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी, या बताओ पहले अंग्रेजों के टाइम पर कौन सी यूनिवर्सिटी बनी, है ना। तो इसलिए इस तरह के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो गाइज ये जो यूनिवर्सिटीज इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ऐसे लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज कंप्लीट आई थिंक कुछ ऐसे ही 1000-1200 के आसपास इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज की मैंने लिस्ट आपको दी थी, और वो पीडीएफ मेरी ऐप में अवेलेबल है। एग्जाम मेंटर नाम से ऐप है, जो मैंने स्टार्टिंग बताया था ना, उसी ऐप पे एग्जाम मेंटर नाम से ऐप है। तो उसमें एक लिस्ट दे रखी है मैंने, जिसमें ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, है ना, फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी, इस तरह की जो चीजें वो मैंने उस पीडीएफ में आपको शेयर कर रखी हैं। तो उस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लेना, फ्री में अवेलेबल है। सिंपली ऐप को इंस्टॉल करके आपको फ्री स्टडी मटेरियल पर क्लिक करना है, जो कि होम पेज पर ही आपको बटन दिख जाएगा। तो वहीं पे आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी, प्लस पीवाईक्यूज पेपर 1 के भी मैंने काफी सारे वहाँ पे अवेलेबल करवा रखे हैं। 2024 के, 23 के, 22 के, 21 के, 20 के सारे अवेलेबल है विद आंसर, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। वैसे मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है, और डिटेल में बता दूंगा मैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बारे में बताना है, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। किस स्टेट में? हरियाणा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और पंजाब। तो गाइस इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का मणिपुर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। So, National Sports University is the first of its kind in India. It is located in Manipur. Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone for the Central Government University. 16 मार्च 2018. It is the only central university in India focusing on sports education. तो ये sports education पे फोकस है इसका। तो इस तरह के जो फैक्ट बेस्ड जो चीजें वो भी आपको पता होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, बट इससे पहले मैं इस क्वेश्चन को कराऊं गाइस। देखो, बिलीव मी, कंटेंट क्रिएट करने में बहुत टाइम लगता है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करके, और जो भी आपका फीडबैक है आप लोग अपना कमेंट में बताया करें कि क्लासेस आपको कैसी लगती है, मैंने पढ़ाना आपको कैसा लगता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, प्लीज अपना फीडबैक शेयर करें, और वीडियो को शेयर जरूर किया करो सभी के साथ जो भी आपके फ्रेंड्स यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। आपके इन सब चीज़ों से मुझे मोटिवेशन मिलती है, आपके लाइक करने से या कुछ कमेंट कर देने से, आपके जो वर्ड्स हैं उनसे मुझे मोटिवेशन मिलती है। मैं आपके लिए रेगुलर कंटेंट क्रिएट करता रहूँगा। सो ना, अपना फीडबैक जरूर दें। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? इस अभी देखो, अभी जो रिसेंट एग्जाम होता है दिसंबर 2024 का, उसमें भी यूजीसी के चेयरमैन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। उसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग था कि कौन से ईयर में कौन से चेयरमैन रहे हैं यूजीसी के। तो इसलिए आपको कंप्लीट लिस्ट याद होनी चाहिए। कुछ ऐसे आई थिंक 17-18 हो चुके हैं शायद, तो ये लिस्ट याद कर लेना। तो ऑप्शन है डीएस कोठारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। तो राइट आंसर, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, मेरे चैनल को फॉलो करते हो, मैं आपको पहले भी बता चुका इस बारे में कि दैट्स डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी जो हैं, ये इनके अभी चेयरमैन थे, फर्स्ट चेयरमैन। ठीक है, ये मैंने बताया आपको कि फर्स्ट चेयरमैन ये थे। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि अभी जो रिसेंटली बने हैं, अभी 2025 में अभी रिसेंटली जो नए चेयरमैन बने हैं, जो पहले वाले थे मम्मी दाला जी, जगदीश कुमार मम्मी दाला जी, उनका तो रिटायरमेंट हो गया है। तो अभी न्यू चेयरमैन बने, उनका नाम बताओ। चलो फटाफट से कमेंट कर दो, देखते हैं कि कितने लोग मेरी वीडियो देखते हैं, कितने लोगों को आइडिया है। तो इस तरह की जो चीजें वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। सो देखो, यहाँ पर पहले थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, 1953 में बने थे, 1955 तक इनका पीरियड चला। फिर श्री हुमायूं कबीर थे, उसके बाद हरिदयानाथ कुंजरू थे, है ना, डॉक्टर सीडी देशमुख, डॉक्टर वीएस कृष्णा, डॉक्टर डीएस कोठारी, इस तरीके से काफ़ी सारे नाम। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी थे, 1991 में बने थे ये यूजीसी के चेयरमैन। इसके अलावा यहाँ पर लिस्ट है, तो टोटल 19 हैं अभी डॉक्टर जगदीश कुमार जी को मिला के। अब 20वें नंबर पे जो न्यू बने हैं अभी, अब उनका नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, है ना। तो ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिए, लिस्ट जो है ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया के डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में कौन सी बात सही है, करेक्ट बोली गई है। सो इट सप्लीमेंट्स फॉर्मल एजुकेशन। अच्छा, हिंदी वाले बच्चे घबराए नहीं, नेक्स्ट पेज पे मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को रोक लो यहीं पर और पढ़ो क्वेश्चन को। मैं एक बार इंग्लिश मीडियम में गो थ्रू करवाता हूँ आप सभी को। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया, है ना। सो ये सप्लीमेंट करता है फॉर्मल एजुकेशन को, बिल्कुल करता है। इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है, ये भी फॉलो करता है ना, करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जो डिस्टेंस एजुकेशन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज करवा रही है, उनकी फीस तो बहुत ज्यादा होती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल फीस कम हो, तो इसका मकसद ये नहीं कि रिड्यूस की जाए कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, तो ये जो है वो फॉलो करेगा।
और अगर देखा जाए तो रेगुलर एजुकेशन से कंपेयर में अगर रेगुलर से कंपेयर करोगे तो डिस्टेंस की फीस ऑब्वियस सी बात है कम ही रहेगी, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, है ना, दोनों जगह फीस कम रहेगी। तो इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, तो हाँ कुछ हद तक ये बात भी सही है ना, कि आप डिस्टेंस एजुकेशन से कम पैसे में पढ़ाई कर सकते हो, ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी करेगा। इट रिप्लेस द फॉर्मल एजुकेशन, ये रिप्लेस तो नहीं कर सकता, फॉर्मल एजुकेशन को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता, तो ये तो नहीं हो सकता। इट इनहांस एक्सेस टू एजुकेशन, तो ये भी हो सकता है, एक्सेस कर सकते हो आप, ज़्यादा एक्सेस मिल जाता है आपको, ऑनलाइन घर पे बैठ के कर सकते हो पढ़ाई, है ना। तो ए बी डी यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। सो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैट्यूटरी बॉडीज, इसमें से कौन सी है जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये है संवैधानिक बॉडी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि एक एजुकेशन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, तो ये एक संवैधानिक बॉडी, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, ये तो स्टैट्यूटरी बॉडी तो नहीं है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एआईसीटीई भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बट एनएएसी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है ना। तो वैसे देखो इस तरह का क्वेश्चन कराने का पर्पज ये है कि जो हमारी इंडिया में एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते रहते हैं बार बार एग्जाम में कि कौन कब स्टैब्लिश हुआ, कई बार तो फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, है ना, कई बार इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है कि कौन स्टैट्यूटरी कौन ऑटोनोमस है। तो इसलिए जितने भी एजुकेशन कमीशन या फिर जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन बनाने का ये पर्पज है। और इस तरह के जो टॉपिक है वो रिपीट होते हैं बार बार एग्जाम में, तो अच्छे से पढ़ लीजिए जो भी इंस्टीट्यूशन से इंपॉर्टेंट है ना। तो यूजीसी और एआईसीटी आंसर हो जाएगा, यानी बी और सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। सो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटी, ये दोनों क्या है, वैधानिक निकाय हैं। अब आपको पता है ना वैधानिक निकाय क्या होते हैं, जिनके खुद के एक्ट होते हैं, पार्लियामेंट एक्ट पास करता है, बिल पास करता है, एक्ट बनता है वो, और देन उसके बाद उस एक्ट के अकॉर्डिंग उनको एस्टेब्लिश किया जाता है। तो ये दो ऐसे हैं जो एस्टेब्लिश किए गए, ये संवैधानिक है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और ये ऑटोनोमस है जिसको यूजीसी ने आई थिंक बाद में एस्टेब्लिश किया है, या शायद एजुकेशन मिनिस्ट्री ने किया, एक बार देखना, चेक करना, मैं भी एक बार देखूंगा इस चीज को, ठीक है। सो ये गाइस अब यहाँ पे आप देख सकते हो दैट जो एनएएसी है ना, it is a public autonomous body of the government of India that assess the accreditates higher education institution in India. It is funded by the UGC and headquartered in Bengaluru. तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, 1994 में इसको बनाया गया, किसको, एनएएसी को, है ना। तो ये है। इसके अलावा एआईसीटी हो गया, इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको हमने देखा अभी। एंड नेशनल लेवल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, इसको बनाया गया 1945 में, है ना। तो ये इन दोनों की चीजें जो है आपको याद रखनी चाहिए। अब देखो गाइज टाइम बचा है बहुत कम, 2 महीने के आसपास का टाइम बचा हुआ है आपके एग्जाम में, अगर अभी भी मेहनत करो ना तो डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर के हमने पेपर 1 का 2 मंथ का एग्जाम टारगेटेड कोर्स लॉन्च किया है। अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो मैंने इस तरीके से कंप्लीट पेपर 1 के 10 यूनिट्स आपको पढ़ाने का यहाँ पर प्रण लिया है, प्लान किया है। तो गाइज यहाँ पर आपके 100% टॉपिक कवर होंगे, ऑल 10 यूनिट से एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। और कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा आपको। तो यहाँ पर कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और इसके अलावा आपको यहाँ पर पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसको डाउनलोड भी कर सकते हो, चाहो तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो, आपकी चॉइस है। तो पेपर 1 के अलावा कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉल साइंस की भी हमने 2 मंथ के कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, बट ये है कि इन कोर्सेज को ओपन करके आपको 2 मंथ सिलेक्ट करना है फ्रॉम मल्टीपल वैलिडिटी। तो आप 2 मंथ सिलेक्ट करेंगे तो वहां से आपको 2 मंथ का कोर्स देखने को मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पर सुपर फास्ट तैयारी आपकी हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर 2 मंथ एग्जाम टारगेटेड क्रैश कोर्स है ये। सो इस एग्जाम को आप इसी अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो, आपको बार बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। और कॉम्बो कोर्स भी आप इनरोल कर सकते हो, मैं तो रिकमेंड करूंगा कॉम्बो कोर्स ही आप इनरोल करें। कॉम्बो कोर्स में क्या होगा, क्या दोनों ही पेपर आपके 60 डेज में कवर हो जाएंगे, है ना। सो गाइस करना कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में अलग से देखने को मिल जाएगा। मेरा नंबर नोट डाउन कर लो, 8802919803। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए, अगर आपको इनरोल करने में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको इसका रिप्लाई करूंगा। आप चाहे तो कॉल कर सकते हैं, अगर मैं कॉल पिक नहीं कर पाता तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, हो सकता है मैं बिजी हूँ उस टाइम पर, जब आप मुझे कॉल करें तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको फ्री होते रिप्लाई कर दूंगा। सो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। एंड गाइज सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेट्रो। थैंक यू सो मच।